हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो बीए प्रथम वर्ष का सेकंड सेमेस्टर भाषा की परिभाषा और उसके प्रकार। इससे पहले जो हमारा ऑनलाइन विषय था या ऑनलाइन वीडियो लेक्चर था वो हिंदी साहित्य का भक्ति काल और भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है, उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। लेकिन अब जो हमारा विषय है वो भाषा की परिभाषा और उसके विभिन्न प्रकार। तो आइए शुरुआत करते हैं भाषा की परिभाषा के बारे में। सबसे पहले हमें भाषा की परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए कि जो भाषा है उसका निर्माण कैसे हुआ था, क्या जो भाषा है वो हमें विरासत में मिली है या हमने इसको अर्जित किया है, या फिर जो भाषा की शुरुआत है वो आरंभिक काल से ही चली आ रही है। उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो मानव द्वारा अर्जित संस्कारों में भाषा का एक ऐसा महत्वपूर्ण अर्जित संस्कार है जिसे वह जन्म से प्राप्त नहीं करता, बल्कि मानव जिस किसी समुदाय या समाज में रहता है वह उसी से उस भाषा को ग्रहण करता है या अर्जित करता है। और अगर उदाहरण के रूप में हम लें कि कोई एक बच्चा जिसका जन्म तमिल भाषाभाषी परिवार में होता है, लेकिन उसका जो पालन पोषण है वो पंजाबी भाषा परिवार में होता है, तो वह बच्चा बड़ा होकर पंजाबी भाषा को अर्जित करेगा, ग्रहण करेगा, न कि तमिल भाषा को। चाहे उसका जन्म तमिल भाषाभाषी परिवार में हुआ हो, लेकिन उसका जो पालन पोषण करने वाले हैं वो पंजाबी भाषाभाषी परिवार के सदस्य है। इसलिए वो बच्चा उनके जैसे जिस प्रकार वो बोली या जैसी वो भाषा बोलेंगे वो उन्हीं के अनुकरण को ग्रहण करेगा, और जैसा वो बोलेंगे वैसा ही वो बच्चा बोलेगा। वैसे जो भाषा है वो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भाषा के बिना जो मानव समाज है या समुदाय है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अतः भाषा वह है जो बोली जाती है और जो विशेष मानव समाज में बोली और समझी भी जाती है। भाषा मानव और मनुष्य का जो समूह है उसके मध्य में, उसके बीच में एक ऐसी कड़ी है जो निरंतर आगे जुड़ती चली जाती है। जहाँ समाज है वह निश्चय ही कोई ना कोई भाषा अवश्य होगी, और जहाँ भाषा है वह मानव समाज भी होगा। यानी कि साहित्य, समाज और भाषा ये तीनों हमेशा परिवर्तनशील है। जैसे जैसे समाज बदलता जाता है वैसे वैसे भाषा का के अंदर जो बदलाव है वो भी होता चला जाता है। भाषा के कारण ही मानव समाज का निर्माण होता है, और मानव जाति के विकास की जो पृष्ठभूमि होती है, जो आधार स्तंभ होता है, उस आधार स्तंभ में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और उस भूमिका को हम नकार नहीं सकते कि भाषा के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता। बिल्कुल, भाषा ही समाज को सामाजिकता प्रदान करती है, और यह भाषा विज्ञान की भी जननी है, यानी कि वैज्ञानिकता को भी यही विकसित करती है। तो अब हम जो पढ़ते हैं ये तो एक हमारी आधारभूत जो विषय वस्तु थी उसके बारे में हमने जाना था भाषा की परिभाषा से संबंधित। अब हम देखते हैं कि भाषा का जो उद्भव है वो कैसे हुआ था। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, और जिसका अर्थ होता है बोलना या व्यक्त वाणी।
अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है, कि व्यक्त वाणी यानी कि बोलकर अपनी आवाज़ के माध्यम से खुद की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाई जाती है, वो भाषा कहलाती है। कामता प्रसाद गुरु, जिनका हिंदी व्याकरण जो साहित्य ग्रंथ है व्याकरण से संबंधित, वो सबसे प्रसिद्ध है और उनके ही हिंदी व्याकरण का जो ग्रंथ है उसको मान्यता प्राप्त माना गया है। उन्होंने जो भाषा की जो परिभाषा दी है वो बिल्कुल ही सरल और साधारण सी परिभाषा है। उनके अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार खुद स्पष्ट रूप से समझ सकता है। कहने का मतलब ये है कि कामता प्रसाद गुरु स्पष्ट कहते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, यानी कि उनके साथ विचारों का आदान प्रदान कर सकता है और उनके विचारों को खुद स्पष्ट रूप से समझ सकता है। इसे कामता प्रसाद गुरु ने भाषा की परिभाषा दी है। इसके अलावा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी वो स्पष्ट कहते हैं कि स्तनधारी प्राणियों में जैसे बंदर है, लंगूर है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, इनमें भी भाषा की चर्चा होती है, लेकिन मानव ही सर्वाधिक जो है वो बुद्धिमान प्राणी माना गया है। और यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी भाषा होती है, लेकिन मनुष्य की जो भाषा है वो समझ और अभिव्यक्ति का माध्यम है। और पेड़ पौधों की या अन्य जीव जंतुओं की जो बुद्धि से संपन्न नहीं है उनकी भाषा को भाषा नहीं माना जा सकता या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाषा से हमारा जो अभिप्राय है वो केवल मानव जाति से है और भाषा मानव भाषा से प्रकृति की दृष्टि से सर्वदा भिन्न है। दोनों में अनेक भिन्नताएं होती है, अलग अलग प्रकार होता है। जैसे चींटियां हैं, मधुमक्खियां या कौवे, मोर, गाय, भैंस जो भी है, इनके वाक संकेतों का प्रयोग करते हैं ये आपस में, उनको भाषा के अंतर्गत हम सम्मानित नहीं कर सकते। भाषा विज्ञान में भाषा का अर्थ केवल मानवों द्वारा बोले गए ध्वनि रूपी जो संकेत है उन्हीं को मानव समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि उन्हीं को आधार बनाकर ही उन्हीं के वक्तव्य या उन्हीं के अभिव्यक्ति के माध्यम से हम भाषा की परिभाषा को सही ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। वैसे भाषा संबंधी जो विभिन्न परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं में भाषा का जो स्वरूप है वो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ एक बात तो स्पष्ट है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है, यानी कि हमें समाज से प्राप्त होती है। जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के अंदर जो भाषा बोली जाएगी उसी भाषा को हम ग्रहण करेंगे और हम इसे समाज में रहकर ही सीख सकते हैं। भाषा में ध्वनि संकेतों का विशेष महत्व होता है। ये ध्वनि संकेत प्रतीक रूढ़ एवं परंपरागत होते हैं, यानी कि हमसे पहले भी ये समाज में चले आते हैं और आवश्यकता पड़ने पर नए भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाषा और समाज ऐसी चीज़ें जो हमेशा बदलती रहती है, परिवर्तनशील है। जैसे जैसे भाषा के बारे में हमें ये लगेगा कि अब हमें परिवर्तन करना होगा तो धीरे धीरे उस भाषा के शब्दों में बदलाव आता जाएगा। प्रत्येक भाषी के ध्वनि संकेत अन्य भाषा या भाषी समुदाय से पृथक यानी कि अलग होते हैं। मनुष्य की उच्चारण शक्ति भाषा विज्ञान के अध्ययन का विषय है। स्पष्ट रूप से हम कहें तो भाषा मानव समुदाय द्वारा परस्पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ साधन है। भाषा में जोड़ती है और एक दूसरे के समीप भी लाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भाषा है, भाषा में व्यक्ति अपने विचारों को
अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी अनुभूति को दूसरे के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकता है। दूसरे की अभिव्यक्ति, दूसरे की विचारधारा, दूसरे के विचार जो है, उन विचारों का वो उन्हें स्पष्ट रूप से समझ भी सकता है। तो हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो भाषा है वो व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है। तो इस तरह से अब जो हमने है वो भाषा की परिभाषा के बारे में या उसकी जो परिभाषा है उसको स्पष्ट रूप से पढ़ा है। अब जो हमारा अगला जो विषय है वो है भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के दो ही रूप माने गए हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। वैसे तो सांकेतिक भी है, लेकिन सांकेतिक को इतनी मान्यता नहीं मिली है। यहाँ हम केवल दो ही रूप पढ़ेंगे, दो ही प्रकार पढ़ेंगे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जिसके अंदर व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर किसी दूसरे के सामने अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट करता है। और लिखित भाषा वो होती है जिसमें वो व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर नहीं कह सकता, इसलिए वह लेखनी का प्रयोग करता है। कागज़ और कलम के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को लिखकर उसे प्रकट करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले जो मौखिक भाषा की विशेषता है वो है कि मौखिक भाषा बोलकर प्रकट की जाती है, कि कहीं भी कभी भी मौखिक भाषा को बोलकर उसका स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। लेकिन लिखित भाषा के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। लिखित भाषा में केवल और केवल आप अपनी बात को कलम और कागज़ के ऊपर लिखकर ही प्रकट कर सकते हो। उसके अलावा दूसरा है, यह भाषा का मूल रूप है मौखिक में। मतलब कि जब भाषा का उद्भव हुआ था तो ये तो था नहीं कि मनुष्य ने बोलने से पहले भाषा को सीख लिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, या उसको लिखना सीख लिया था। जब भाषा का जो मूल रूप उत्पन्न हुआ था तब उसका जो मूल रूप था वो केवल और केवल मौखिक था। सबसे पहले उसने उस भाषा को बोलना सीखा था, फिर धीरे धीरे उसने उसके लिपि चिन्हों के माध्यम से, उसके विभिन्न सांकेतिक चिन्हों के माध्यम से क्या है, उस भाषा को लिखना आरंभ कर दिया था। इसलिए मौखिक भाषा में यह भाषा का मूल रूप है, इनकी शुरुआत इसी से होती है। लेकिन लिखित भाषा के अंदर ये कृत्रिम रूप बन जाता है। कृत्रिम का मतलब कि मनुष्य लिपियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के सांकेतिक चिन्हों के माध्यम से इस भाषा का निर्माण करता है जो उसे लेखनी के लिए सुगम और उपयोगी लगे। तीसरी जो इसकी प्रमुख विशेषता है वह इसकी मूल इकाई ध्वनि है मौखिक भाषा में। यानी कि जैसा शब्द या वर्ण होगा उसकी ध्वनि उसी के अनुसार होगी। अगर हम क वर्ण लिख रहे हैं तो उसकी जो ध्वनि है वो क ही होगी, मूल इकाई होती है वो उसकी। लेकिन लिखित भाषा में उसकी जो मूल इकाई है वो होती है वर्ण, अक्षर होता है। जैसे क प्लस अ। कहने का मतलब ये है कि ध्वनि के अंदर केवल और केवल उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि के आधार पर उसको बोला जा सकता है मौखिक में। लेकिन लिखित के अंदर ध्वनि को गौण मानकर वर्ण को आधार माना जाता है, वर्ण को मूल यानी कि अक्षर को मूल माना जाता है। अगर हम क लिख रहे हैं तो नीचे हम क ए नहीं लिखेंगे, केवल वर्ण ही लिखेंगे क, उसकी ध्वनि को नहीं लिखेंगे, केवल वर्ण को ही लिखेंगे यानी कि अक्षर को ही लिखेंगे। उसके बाद में मौखिक भाषा की चौथी जो विशेषता है वह कि ये भाषा का अस्थायी रूप है। कहने का मतलब ये है कि ये स्थायी रूप नहीं है भाषा का। हम जो भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार के जो वर्ण, जो शब्द, जो लिपि के माध्यम से जो वाक्य में बोलना चाहिए, वो मौखिक भाषा में हम उसका कदापि इस्तेमाल नहीं करते।
लेकिन लिखित भाषा के अंदर हम उनका प्रयोग करते हैं। हमें पता है कि अगर हम जिस शब्द या जिस वाक्य का बोलकर प्रयोग करें, लिखित में वैसा नहीं कर सकते। लिखित में वो अपने जो मानक स्तर होते हैं उन मानक स्तरों पर उसको खरा उतरना होता है। इसलिए लिखित भाषा के रूप में भाषा को एक स्थायी रूप माना गया है। उसके बाद में पांचवी विशेषता है कि यह भाषा समय तथा स्थान के बंधन में बंधी होती है। कहने का मतलब, जब कोई व्यक्ति उसके सामने कोई बात करता है और उस बात रूपी प्रश्न का जब सामने वाला व्यक्ति उत्तर देता है ना, तो उसे तुरंत ही उत्तर देना होता है उसी क्षण। अगर वह घंटा, 2 घंटा, 20 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम या समय लेता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस बात का या उस प्रश्न के उत्तर का कोई महत्व नहीं रहता, यानी कि वो उसका जो बंधन होता है वो बंधन से खुल जाती है। इसका मतलब कि जो प्रश्न किया गया आपके सामने, उस प्रश्न का तुरंत ही उत्तर दिया जाता है, और तुरंत ही उत्तर दोगे तो इसका मतलब आप उस विषय वस्तु के बंधन में बंधे हुए हो जब तक आप उस विषय वस्तु के बारे में अपना विचार विमर्श कर रहे हो। लेकिन लिखित भाषा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिखित भाषा में ऐसा, जब कोई व्यक्ति आपको बोलकर किसी प्रश्न का उत्तर मांग रहा है, तो अगर आप बोलकर नहीं दे रहे हो, 1 या 2 दिन, 5 दिन के बाद में आप उस उत्तर को उस व्यक्ति के सामने लिखित रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि वह समय और स्थान के बंधन से लिखित भाषा बिल्कुल स्वतंत्र होती है। मौखिक भाषा परतंत्र, यानी कि बंधन में बंधी हुई होती है। उस मौखिक भाषा के अंदर जवाब तुरंत ही देना होता है, लिखित भाषा के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप कभी भी लिख कर उस व्यक्ति को जवाब दे सकते हो। छठी विशेषता है मौखिक भाषा की, यह भाषा पुरानी है। इसका संबंध उस समय से है जब मनुष्य का अस्तित्व है। बिल्कुल सही बात है। मौखिक भाषा वास्तव में बहुत पुरानी है। जब आदिमानव का इस धरती के ऊपर अस्तित्व आया था तो उसे भाषा के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने पशु पक्षियों को पहचान कर उनकी आवाज़ निकालने, सांकेतिक हाव भाव के माध्यम से उस भाषा को अस्तित्व में लाने का काम किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब से मनुष्य का अस्तित्व है तब से इस भाषा को माना जाता है, यानी कि बहुत पुरानी है। लेकिन लिखित भाषा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिखित भाषा में बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिखित भाषा के लिए जिन लिपि अक्षरों की ज़रूरत होती है, जिन सांकेतिक चिन्हों की ज़रूरत होती है, उन सांकेतिक चिन्हों का जो विकास है वो बहुत बाद में हुआ था, और उन्हीं सांकेतिक चिन्हों के आधार पर लिखित भाषा को मान्यता प्राप्त हुई है या लिखने में सुगमता या सरलता हुई है। तो इस तरह से मौखिक भाषा के रूप में भाषा बहुत पुरानी है। उसका अस्तित्व तब से है जब मनुष्य का इस धरती के ऊपर अस्तित्व है। लेकिन लिखित भाषा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि लिपि या सांकेतिक चिन्हों के माध्यम से जैसे जैसे उसका विकास होता गया वैसे वैसे लिखित भाषा का भी विकास होता गया। तो इस तरह से लिखित भाषा को बिल्कुल नई भाषा माना गया है। उसके बाद में 7वीं इसकी विशेषता है, यह भाषा सहज रूप में प्राप्य है, कि इस भाषा को आसानी से हर कोई प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति 10 से 20 दिन किसी समुदाय विशेष में रहता है तो उस भाषा के कुछ एक शब्दों को वो ग्रहण कर सकता है, कुछ एक शब्दों को वो बोल सकता है, उनके जैसे बोलने की कोशिश भी कर सकता है। अगर बोल नहीं सकता तो वो उनके शब्दों को, उनकी भाषा को, उनके सांकेतिक चिन्हों को समझ जरूर सकता है मौखिक भाषा में। लेकिन लिखित भाषा में ऐसा नहीं है। लिखित भाषा सहज रूप में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। लिखित भाषा को व्यक्ति प्रयत्न करके सीख सकता है, यानी कि उसको अगर कोई हिंदी भाषा सीखने की कोशिश कर रहा है लिखित रूप में, तो उसे सबसे पहले उसकी लिपि के बारे में, फिर उसकी बाराखड़ी के बारे में, फिर उसके आगे जैसे जैसे वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, इस प्रकार से वो धीरे धीरे अपने प्रयत्न के माध्यम से उस भाषा के अस्तित्व को सीख सकता है, उस भाषा के विचारों को सीख सकता है। यानी कि उसे समय देना पड़ेगा।
और निरंतर अभ्यास और प्रयास के माध्यम से वो उस भाषा को, लिखित भाषा को सीख सकता है। लेकिन मौखिक भाषा को वो बिल्कुल सहज, सरलता से, आसानी से प्राप्त कर सकता है, दूसरों को देखकर या सुनकर ही। तो इस तरह से आज जो हमने पढ़ा वो बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय सेमेस्टर भाषा की परिभाषा और उसके विभिन्न प्रकार, भाषा की परिभाषा के बारे में हमें विस्तार पूर्वक पढ़ा। फिर हमने भाषा के प्रकार मौखिक और लिखित दोनों के बारे में पढ़ा। तो आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगला जो वीडियो है वो आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।